इधर जो है पीछे लगे रहते हैं रास्ते के पीछे टेंट्स वगैरह, कैंप्स वगैरह बहुत सारे। तो भाई अब मौसम खुल गया है ना, तो कुछ ऐसा लग रहा है भाई मौसम देख। तो मैं देख रहे दोस्तों, इतनी ज्यादा बर्फ हो गई कि बर्फबारी भी पड़ गई। ओले जो है ना वो जम रखे हैं, तो ऐसा लग रहा पूरी। जो मैंने आपको बताया, इसमें अमल अगर आप नहीं कर सकते हो ना, तो भाई ये देखो भाई, ऊपर पहुंचने से पहले पहले कितना खतरनाक जो कोहरा है उसकी मूवमेंट आप देख सकते हैं। इधर से पूरी कोई घाटी दिख नहीं रही है इधर से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत है केदारनाथ धाम भोले बाबा जी की नगरी से। कल के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त किया था, आज से सिर्फ यहीं से शुरू करेंगे भोलेनाथ जी के पास से। आज हम क्योंकि जाने हैं भोलेनाथ जी के दर्शन हमने कल वाले ब्लॉग में कर दिए थे, तो आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं भैरव बाबा जी के मंदिर में। बाकी शाम की भी आरती का भी इंतजार रहेगा, हमें शाम की भी आरती दिखाएंगे, केदारनाथ धाम की आरती दिखाने वाले हैं। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं भैरव जी के दर्शन करने के लिए। उससे पहले कुछ खा लेते हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं था, लास्ट ब्लॉक से लगभग 1:30 बज गए हैं। कुछ समोसे वगैरह कुछ भी खा लेंगे, उसके बाद दर्शन करने में थोड़ा आसानी रहेगी। 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे जाना है, इस मंदिर के पास, इस मंदिर के पास जाना है। 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद भैरव जी के मंदिर, वहाँ जाना भाई निश्चित ही होता है। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो ना, वहाँ पे नहीं जा रहे, तो कहा जाता है कि वो दर्शन अधूरे से हो जाते हैं। तो वहाँ पे जाना अति आवश्यक है। जाएं यार, आप ही को अच्छा लगेगा। वहाँ से जो खूबसूरत पूरा केदारनाथ घाटी, केदारनाथ मंदिर प्यार से दिखता है। भाई हमारी तो होगी अच्छे से, समोसे भी खाए और साथ साथ पकोड़े भी खा रहे हैं हम चटनी के साथ, गर्मा गर्म इस ठंडे से मौसम में ना बहुत ही मज़ा आता है ऐसी चीज़ें खाने में। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर बाद निकलना हमने थोड़े से ट्रैक पे जो। तो भाई यहाँ भी देखो, बुग्यालों में जो है चारवाहे देखो अपनी बकरियों को ले जा रहे हैं। 6 महीने यहाँ पे रहेंगे। कितनी सारी बकरियां हैं, इनको ठंडा भी नहीं लगता ग्लेशियर में देखो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ना खाने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जगह जगह यहाँ पे मंदिरों के आसपास इधर उधर दूर दूर तक जो है भंडारे लगाए जाते हैं, लोगों द्वारा लंगर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे लंगर वगैरह रख सकते हैं। तो भाई कुछ ऐसा रास्ता होता है, प्यारा सा सुंदर सा रास्ता, जहाँ काल भैरव के दर्शन के लिए हम जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बाबा साधु जी भी रहते हैं, जो कि 6-6 महीने भी रहते हैं। और यहाँ जितना ऊपर जाएंगे ना, उतनी खूबसूरती आपको ये पूरी केदार घाटी दिखने वाली है, क्योंकि केदार मंदिर भी दिखेंगे और साथ जो कैंप है, पूरा एरिया आप देखो कितना बड़ा होगा, आपको ऊपर से दिखेगा। यहाँ से काल भैरव जी के दर्शन करने जा रहे हैं और साथ साथ इस पवित्र सी भूमि केदार घाटी को हम निहारते निहारते जा रहे हैं। तो यहाँ की जो आबो हवा है, जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, इसी में एक भक्ति का एहसास होता है, जो फील होता है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूरा मंदिर, केदार घाटी, अलग अलग जो पहाड़ियाँ दिख रही है, बर्फ़ से ढकी हुई है, झरने, नदी और भी कुछ अनेकों चीज़ें। तो यहाँ की जो खूबसूरती है इसी चीज़ में है कि जब भक्त लोग दर्शन करने आ रहे हैं काल भैरव में। और यार तो यहाँ मंदिर के पीछे जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे है आदि गुरु शंकराचार्य की स्मृति, और 2013 की यहाँ से पूरी यादें ताज़ा हो जाती है। भाई किस तरीके से लोगों ने इतनी तबाही देखी होगी अपने सामने, जब वहाँ से ताल फटा होगा, इधर से ताल फटा होगा, पानी आया होगा, इतने लोगों की जाने गई। तो वो मंजर शायद कभी ना हो। भगवान से यही आस्था रखते हैं, यही उम्मीद करते हैं। देखो फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, अच्छा कैंपस बन रहा है, बाकी बादलों की मूवमेंट, खूबसूरती, हर एक चीज़ देखो।
देखो भाई, ऊपर पहुंचने से पहले पहले कितना खतरनाक जो कोहरा है उसकी मूवमेंट आप देख सकते हैं। इधर से पूरी कोई घाटी दिख नहीं रही है, इधर से देखो कितनी तेजी से जा रहा है कोहरा अभी। ऐसे में क्या होता है ना, हेलीकॉप्टर नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं चलता। पर केदार नगरी से लेकर के यहाँ तक 3 किलोमीटर पैदल चल के आप आते हो एकदम टॉप पे, जहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, साथ साथ भैरव जी का मंदिर वहाँ पे। बाबा भैरव के मंदिर पे, जो कि रक्षक माने जाते हैं पूरे केदार घाटी और पूरा जितना भी केदार घाटी के एरिया में आता है। जैसे केदारनाथ धाम की यात्रा है 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने विंटर में जब केदारनाथ भगवान की जो बाबा भोलेनाथ जी की डोली कहीं और शिफ्ट हो जाती है, उस टाइम भी यहाँ की रक्षा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे पूजा की जाती है और पूजा के लिए यहाँ पे तेल चढ़ाया जाता है, अगरबत्ती। तो ऊपर ये घंटियाँ भी चढ़ाते हैं, अगर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो घंटियाँ चढ़ा सकते हैं। और वही है, विश्वास के साथ आए तो मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं उसके भी अलग ही हैं। बाकी भाई, लास्ट ईयर मैंने काल भैरव के बारे में आपको बताया था। क्यों पूछते हैं क्या रीज़न होता है, तो लास्ट ईयर की जो केदारनाथ की सीरीज़ है उसमें सारी जानकारी केदारनाथ धाम के बारे में, कई जगह बीच में कुछ चीज़ें भी हैं जो इन्फॉर्मेशन मैंने मोस्टली लास्ट ईयर के ब्लॉग में डाली है, तो वो चीज़ें ज़रूर देख लें। बाकी यहाँ पे देखिए तेल की बोतलें आपको दिख रही होगी, जो कि चढ़ाई जाती हैं भैरव जी को। ही है भोलेनाथ जी, आप समझिए मनुष्य हो, इंसान हो, जानवर हो, हर किसी के प्रिय हैं। लोग आ रहे हैं दूर दूर से। कोहरा इतना ज़्यादा मतलब गहरा हो गया है कि कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। बट तो भाई, लास्ट ईयर की जो ब्लॉग था ना, इसके अंदर एक डॉगी सो रखा था, तो उसकी भी पूजा हो रही थी हवन कुंड में, जो कि रूप माना जाता है भैरव जी का। चलते हैं क्योंकि ठंडा भी लग रहा है। भूख के नाम पे हमने सिर्फ समोसे खाए थे और पकोड़े खाए थे सुबह से, बाकी कुछ नहीं खाया। अब चलते हैं अपने कैंप पे और वहाँ पे रेस्ट भी करेंगे, साथ साथ कपड़े टोपी वगैरह हर एक चीज़ पहनेंगे। देखो यहाँ पे तो मैं देख रहे दोस्तों, इतनी ज्यादा बर्फ हो गई कि बर्फबारी भी पड़ गई। ओले जो है ना वो जम रखे हैं, तो ऐसा लग रहा है पूरी बर्फ पड़ी होगी पूरी केदार घाटी में। वो इतना ठंडा हो गया ना, आप सोचिए यार, वो बर्फ जमी हुई, तो कुछ ऐसा ही मौसम होगा। और अभी हमारी हालत खराब हो रही है, रूम पे पहुंचने तक 10-15 मिनट लग गए और देखो भीग गए हम सारे, तो फटाफट पहुंचते हैं। ये देखो, बाकी मौसम कुछ ऐसा हो गया, ठंडा हो गया भाई, इसलिए कपड़े तो आपको लाने ही लाने हैं। थोड़ी सी भी 5 मिनट की बारिश होगी ना, सीधा 5-6 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क पड़ जाएगा। तो भाई देखिए, लगातार बर्फ है और हेलीकॉप्टर भी उड़े जा रहा है। देखो कहीं ना कहीं बर्फ देखो इस टाइम पड़ गई है। हम तो यहाँ टीन शेड में सो रखे हैं भाई, बड़ी मुश्किल से ना हमें डेरा। अब खाना खाते हैं, लगभग 3:30 बज गए हैं। शाम की आरती तब देख पाएंगे जब कपड़े भी सूख जाएंगे और साथ साथ जो है मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, तभी दर्शन करेंगे। देखो भाई, तो भाई अब मौसम खुल गया है ना, तो कुछ ऐसा लग रहा है भाई मौसम। देखो हल्की हल्की बर्फ और साथ साथ जो पहाड़ियाँ चमक रही है, तो कुछ ऐसा लग रहा है। देखो बहुत ही प्यारा। इधर जो है पीछे लगे रहते हैं, रास्ते के पीछे टेंट्स वगैरह, कैंप्स वगैरह बहुत सारे, और 3 मैन 4 मैन 1 मैन वाले भी रहते हैं। पर हेड आप ये मान के चले 1000 रुपये पर हेड जो है टेंट का किराया होता है। किसी किसी में 15 भी रहते हैं, तो 15,000 टेंट का किराया। क्योंकि भाई यही है, होटल नहीं है, तो इसी की वजह से ये महंगे होते हैं। होटल होते तो एक के ऊपर 2-3 मंजिला बिल्डिंग बना देते, तो जगह भी कम होती है और बनाए भी ज़्यादा जाते। तो यहाँ अलाउ नहीं है, तो इसलिए टेंट थोड़ा सा महंगे पड़ जाते हैं। तो भाई अभी हम शिफ्ट हो चुके हैं टेंट में, कैंप में शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे लग गई थी दूसरी जगह थी। तो यहाँ पे कुछ कैंप इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। अभी शाम हो रही है, लगातार बारिश है और हम सो रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, यात्रा से रिलेटेड मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। आप सभी को उस चीज़ को ना बड़े ध्यान से सुनना है और गौर भी करना है।
और जो भी यात्रा से रिलेटेड, केदारनाथ धाम यात्रा से रिलेटेड, जो कि यहाँ की भौगोलिक और जियोलॉजिकल जो भी इसमें एरियाज़ में जो भी आते हैं, नेचर में पेड़ हो गए, पौधे हो गए, हर एक चीज़ के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ के ही बताऊँगा, तो आप इसको सुने। सबके पहले आपको तो ये समझना जरूरी है कि तीर्थाटन व पर्यटन के अंतर को समझिए। एक तीर्थ स्थान को और एक पर्यटन, घूमने की जगह और तीर्थ स्थान, इन दोनों में अंतर करना समझे। तीर्थ को घूमने की जगह, पिकनिक स्पॉट ना बनाए, और पर्यटन जो घूमने की जगह, उसको तो घूमने की जगह ही आप रख सकते हो। दूसरा है कि केदारनाथ की भौगोलिक व भूगर्भीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखें। केदारनाथ में प्रतिदिन जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित करें। गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि यार वो निर्धारित करें, मतलब एक संख्या में ही आने दें, जितनी कैपेसिटी है केदारनाथ धाम में टेंट्स या कमरों में रहने की व्यवस्था है, उतने ही तीर्थ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन और उनका चेक करके ही उनको छोड़ें। जाड़ों में भी ऊखीमठ में केदारनाथ के दर्शन को बढ़ावा दें। मतलब विंटर्स में भी ऐसा हो सकता है कि बाबा केदार जी की जो डोली रहती है ऊखीमठ में, उनको दर्शन को बढ़ावा देना चाहिए हमें। मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई आप, जरूरी नहीं है कि यात्रा के टाइम पे ही केदारनाथ बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं, आप ऊखीमठ में भी विंटर्स टाइम में 6 महीने दर्शन कर सकते हैं। वहाँ करो दर्शन, यहाँ करो, अगर दिल से आप भावनाओं से कर रहे हो तो दोनों जगह की बराबर ही मान्यता रहेगी। केदारनाथ में आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए त्रियुगी नारायण, तुंगनाथ व कार्तिक स्वामी जैसे सैटेलाइट गंतव्यों को बढ़ावा दे, जिससे कि केदारनाथ धाम में एकदम से भीड़ ना बढ़े। पैदल मार्ग को प्रोत्साहन दे ताकि प्रकृति पर कम से कम प्रभाव पड़े। कपाट खुलते ही पहले दिन दर्शन करने जैसी प्रतियोगिता से खुद को अलग करें। तो भाई ये कंपटीशन आपको, सभी ब्लॉगरों को, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सभी लोगों को, भाई कोई कंपटीशन नहीं रखना कि भाई मैं पहले ही जाऊंगा, सबसे पहले दिन केदारनाथ धाम के दर्शन करूंगा। ये कंपटीशन आप छोड़ दे। अगर आप भक्ति भाव से आ रहे हो तो आप कभी भी आ सकते हो, ठीक है। कंपटीशन से कुछ नहीं होगा, आपका दिक्कत होगी, किसी और को भी दिक्कत होगी, तो इस चीज़ से ज़रूर आपको बचना है। सितंबर अक्टूबर सबसे बेस्ट मौसम है, कोशिश करें इन महीनों में यात्रा करें। जून में बच्चों की छुट्टियां होती है तो बहुत भीड़ रहती है, क्राउड रहती है, आपको रहने एकोमोडेशन की दिक्कत होगी, फिर आप खुद ही जो है गलत चीज़ें बोलेंगे यात्रा से रिलेटेड, जो भी एकोमोडेशन है हर एक चीज़ को। इससे बड़े जून में ना आए, मई में ना आए, जुलाई में भी बरसात की वजह से ना आए। अगस्त सितंबर सबसे बेस्ट महीना होता है, मौसम भी अच्छा रहता है और क्राउड भी कम रहता है। एक सीजन में कम से कम 3 से 4 बार केदारनाथ जाने की, मतलब वो ना करे, कंपटीशन ना करे कि मैं 3 से 4 बार केदारनाथ धाम जाऊंगा ही जाऊंगा, ऐसे करना है मुझे, वीडियो बनानी है, रील बनानी है। उस चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। चंद दिनों के लिए आपका फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको देखने वाले लोग होंगे उन पे गलत प्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ मैं खुद को भी समझाने की कोशिश करूँगा और खुद पे भी अप्लाई करूँगा, तो ये चीज़ ध्यान रखें। इम्पॉर्टेंट बात है, 12वां जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे बच्चों को लेकर यात्रा ना करें। नियत समय पर आने पर बच्चे खुद ही कर लेंगे। भाई अभी छोटे बच्चे 5 महीने 4 महीने, मैं तो ये बोल रहा हूँ 10 साल के बच्चों तक के यहाँ के लिए यात्रा लाना ही नहीं चाहिए। एक तो इतना वो पैदल चल नहीं पाएंगे, आप भी परेशान होंगे, बच्चा भी परेशान होगा, है ना। भगवान तो ऐसे नहीं है कि बोल रहे होंगे बच्चे को ले जाओ कि अभी हम आशीर्वाद देंगे, ये चीज़ ध्यान रखें। वो खुद ही यात्रा कर लेंगे। आप खुद आइए, यंग है, जवान है, या आप खुद कर सकते हो यात्रा कंफर्टेबली, तभी आ सकते हो आप। केदारनाथ के सतत व समग्र विकास में अपना योगदान दे, क्योंकि भाई अगर आप इन पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताया, इसमें अमल अगर आप नहीं कर सकते हो ना, तो भाई भगवान 2013 जैसे हमने पूरी दुनिया ने देखा केदारनाथ धाम की आपदा, कुछ इसी तरीके से जो हम इंसान नुकसान पहुंचा रहे इस प्रकृति देवभूमि और यात्रा मार्ग को, केदार भगवान जी के धाम को, तो वैसे भगवान भी क्रोधित होंगे और हम जो बुरा कर रहे हैं वो हमारे साथ वापस लौट करके आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें, आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं खुद को भी समझाऊंगा इस बात को, फैमिली वालों को समझाना है, और ये पॉइंट्स ज़रूर कट करके आप अपने फैमिली, बच्चों, अपने रिश्तेदारों कहीं भी शेयर करें। इसलिए सभ्य, सजग और जागरूक यात्री बनिए और केदारनाथ जैसे तमाम गंतव्यों को बचाए रखने के लिए ऊपर दिए गए जो भी पॉइंट्स हैं उनको अमल करें और कोशिश कीजिएगा कि उसको अप्लाई भी कर सके आप अपने जीवन में। और जो वहन क्षमता है इस जगह की, इस धाम की, अधिक भार आप प्रकृति पर डालोगे तो प्रकृति खुद सूद समेत आपको वापस लौटाएगी।
तो बस यही पॉइंट से दोस्तों इंपॉर्टेंट लगे मेरे को बताना चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ जितने भी तीर्थयात्री आ रहे हैं कई परेशानियाँ जूझ रही है, कभी रूम नहीं मिल रहे, कभी खाने की दिक्कत हो रही है उन्हें, और इतनी भीड़ में कभी किसी का सामान भी छूट जा रहा है, गिर जा रहा है, खो जा रहा है, कभी पैर दब रहे हैं, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, उनको आइडिया ही नहीं है कि क्या करे, एकोमोडेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी ना लाए भाई, वो बीमार होंगे तो यहाँ ना प्रॉपर इतनी अच्छी जो है फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़। तो ये ध्यान रखना है, प्रकृति जो अपनी धरती माता है वही हमारे लिए भगवान सबसे पहले है, उसी धरती पे हमारे भगवान विराजमान है, केदारनाथ भगवान। तो आप समझ सकते हैं, प्रकृति को भगवान मानोगे तो खुद ही स्वयं पूजा स्वयंभू की भी हो जाएगी। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। थोड़ी देर में हम आरती देखने जाएंगे अगर मौसम सही रहेगा। बाकी उम्मीद है आप मेरे पॉइंट्स को समझ पाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों अब हम यहाँ से कैंप साइड से, देखो अभी हमने शिफ्ट किया था शाम को कैंप, ये कैंप है हमारा, और ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है, देखो बर्फ़ भी अभी तक पिघली नहीं है। और अभी हम जा रहे हैं चप्पल में पूजा आरती देखने के लिए। तो कुछ ऐसा मौसम है, माहौल है ठंडा ठंडा। इधर तो मौसम खुल गया लेकिन इधर अभी तक नहीं खुला है, तो कुछ ऐसा मौसम है। बर्फीली पहाड़ियाँ भी है भोलेनाथ जी की। तो भाई जिनको आदत नहीं है ना चाय पीने की, वो आदत बना लो भाई। अगर इस यात्रा में आना है तो आप चाय पीते। कल से हमने एक इंसान ने करीब नहीं तो 15 से 20 चाय पी दी होगी अभी तक। अभी हम जाने से पहले फिर से चाय पीएंगे, इतना ज़्यादा ठंडा है। चाय थोड़ा बॉडी को गर्म रखती है। और कैंप एरिया है पूरा, ये देख। भाई यहाँ की यात्रा यूँ समझिए कि रात भर चलती है। अभी 7:30 बज चुके हैं। थोड़ा सा मौसम खुला है जो कि अच्छी बात है। और सामने देखो पहाड़ियाँ दिख रही है बहुत ही चमकती धमकती हुई। तो अभी भाई मैं तो पहुँच गया हूँ मंदिर पे। आरती भी हो चुकी है, बट ये हाँ बहुत दूर पे दौड़ते दौड़ते आए, टाइम से नहीं पहुँच पाए भाई हम। बारिश भी हो रही थी। बट ये दृश्य देखिए बाबा केदार धाम में आरती के समय के बाद। जय हो शंभु, जय हो भोलेनाथ। भोले तो भाई फाइनली आरती हो चुकी है। इसके बाद भी जय जयकारे लग रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है, सुकून मिल रहा है। जो ये शोरगुल है इसी में शांति और सुकून है। ये तो भाई आरती भी मिल गई आज हमें। फर्स्ट टाइम आरती मिली है हमें। देखो इतनी भीड़ में किस्मत ही है भाई बाबा जी के तौर पे हमें आरती मिली। भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जो राजस्थान से आई हुई है। फिलहाल तो सब लौट रहे हैं, 9 बजने वाले हैं, ठंडा भी काफ़ी हो गया, नाक भी बंद होने वाली है। और
अब जाते हैं, खाना वगैरह खा करके सो जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, अच्छे से आपको दर्शन हुएंगे भोले बाबा जी को। और ठीक है, बाकी कल के दिन तो हमें निकलना है यहाँ से गौरीकुंड से अगर समय रहेगा तो वहाँ पे जाएंगे हम त्रियुगी नारायण, तो वहाँ की ब्लॉग आप देख पाएंगे कल। तो दोस्तों फिलहाल ब्लॉग को यहीं पे समाप्ति की ओर ले जाते हैं। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।